हेलो फ्रेंड्स, 2017 वाला पेपर हम लोग कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। और 2018 वाला आज करते हैं। 2016 कर चुके हैं, 2017 कर चुके हैं, 2018 करते हैं। चलिए, वही बहुविकल्पीय से शुरू होता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 2018 का कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। लिख लीजिए क्वेश्चन। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, ऐसी संख्या, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्या, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। वे संख्याएं या वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 35, 36, 37 हो गया, 38, 39 तो कटेगा, 40, 41 हो गया। ऐसे एक तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा बाकी किसी, देखो एक तो हर, एक से तो हर संख्या बाई डिविजिबल है, हर संख्या विभाजित है, एक से वो सब कट जाती है। उसके बाद में वो सिर्फ खुद से कटे, बाकी और उसका कोई फैक्टर ना हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2। अच्छा, एक चीज और, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है, यानी सम है। सिर्फ 2 के अलावा और कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो। 2 इकलौता ऐसा संख्या है जो सम है, बाकी सारी संख्याएं विषम होंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो 2 एक इकलौता ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी उसके अलावा और किसी से विभाजित ना हो। 2 देखो, 2 या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। 5 या तो 1 से या 5 से। 7 या तो 1 से या तो 5 से। एक तो ये चीजें हैं। दूसरा, आपको 1 से 100 के बीच तक याद होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। अगर याद है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, और याद होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसको पहचानने का कोई नियम नहीं है। इसको पहचानने का सिर्फ एक ही नियम यही है कि या 1 से कटे या तो वो स्वयं से कटे। और अगर आप जैसे कोई भी संख्या में लिख दिया कि यह भाज्य है या नहीं, तो आप उसका फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर हो रहा है तो होगा, नहीं हो रहा है तो वो भाज्य संख्या होगी। जैसे अब 80 और 90 के बीच में हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो 80 और 90 के बीच में जितनी संख्याएं, पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखो, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब देखो, क्या ये किसी से, अब इतने के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं आई। 9 संख्याओं में देखो अभाज्य संख्या इनके दो बीच में कौन कौन सी है? क्या 81, 81 और किसी से नहीं कटेगा? 8 3 से कटेगा, 9 9 81, 9 से कटेगा, ये तो होने से रहा।
82 पीछे दो है, दो से ही कट जाएगा, होने से रहा। 83, 83 नहीं कटेगा किसी से। 83, 83 और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 83 तो हमारा हो गया अभाज्य संख्या, एक तो हमको ये मिल गया। 84 कट जाएगा, 12 से 84। फिर 8 4 कितना होता है 12, 3 से ही कट जाएगा। 85 कट जाएगा, 17 बचे 85। 86 2 से ही कट जाएगा। 87, 87 कटेगा नहीं कटेगा, 8 7 15 3 से ही कट जाएगा, 87 कट जाएगा। 88 2 से कट जाएगा। 89, 9 8 17, 89 नहीं कटेगा और किसी से। 89 एक और 89 के अलावा बाकी किसी से नहीं कटेगा, और बाकी 90 हो गए। तो यानी दो संख्याएं इनके बीच में हमको कौन कौन सी मिलेंगी, एक 83 मिलेगा और एक 89 मिलेगा। और कौन सा आंसर है ये, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या है, सही है। एक लाइन एक वर्ड का ये आंसर है, लेकिन कारण है कि मुझे आपको समझाना है चीजें, मुझे आपको बताना है, तो ये जानना जरूरी है कि अगला क्वेश्चन जब पूछे 1 से 100 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या पूछे, तो आप आसानी से निकाल ले जाओ कि वो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए आप लोग डेफिनेशन की और याद कर लीजिएगा। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है 90 के कोण को क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, कोण को क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे और याद कर लीजिएगा आज के बाद से। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं इसको, समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 0 से बड़ा 90 से छोटा को न्यून कोण, 90 अंश को समकोण, 90 से बड़ा 180 से छोटा अधिक कोण, 180 से बड़ा 270 से छोटा बृहद कोण, 270 से बड़ा 360 से छोटा, सॉरी अधिक कोण होता है, फिर रिफ्लेक्स एंगल उसी को बोलते हैं। और 360 डिग्री का क्या होगा, वो सीधा सा क्या बोलते हैं उसको, 360 डिग्री जो होगा उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी कि संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। और इधर 180 से बड़ा और 360 से छोटा के कोण को हम क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं। 270 में कह दिया बीच में जल्दी से, तो उसको बृहद कोण बोलते हैं। और 360 के डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण कोण बोलते हैं। तो इस 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। देखिए डिफिनीशन है, क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो रेखाखंड, सॉरी किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, अच्छा ये हम मान के चलेंगे कि ये दो बिंदु वृत्त पर स्थित है, ना कि अंदर। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं। आपका उत्तर होगा जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, जीवा कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और है, अब कभी भी अगर आपसे पूछे कि जीवा किसे कहते हैं, तो क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, या नहीं पढ़ाया होऊंगा, पढ़ाया होऊंगा, बस आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो ये डिफिनीशन ही तो जीवा की लिखी है कि वृत्त के किन्हीं दो या वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अगर जीवा पूछ के यहाँ डायरेक्ट पूछा तो जीवा, आंसर नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये तो हो गया डिफिनीशन। क्या होता है जीवा, जरा देखो, ये वृत्त है, इस पर कोई दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ मान लिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, ये मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम जीवा बोलते हैं। एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है ना, इनफाइनाइट मैनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो
ठीक है। उसके बाद में अब देखो, और जो सबसे वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं, याद रखना। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लिख भी लो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त की वही सेंटर से जो जाने वाली जीवा उसी को व्यास कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। डेफिनेशन भी आप लोग लिख लेंगे, इसका उत्तर है जीवा। ये भी नोट करके लिख लेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग करते हैं। देखिए, मैं यहाँ बोर्ड पर जितनी भी चीजें लिखूंगा वो डिक्टो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। मैं रफ कर रहा हूँ वो भी लिख लेंगे, फेयर कर रहा हूँ वो भी लिख लेंगे, कहीं इधर उधर कोने में लिख रहा हूँ वो भी लिख लेंगे, सब आप लिख लेंगे। आपको बाद में बहुत हेल्प होगी उन चीजों की। चौथा, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। अब देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, सीधा सा मतलब 5 से विभाज्य संख्या, यानी 2 5 4 3 5 6 7 8 5 5 5 1 3 7 7 5। ठीक, अब 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम क्या है? देखो, कम से कम आपको 15 तक याद होना चाहिए कि नियम क्या होता है। यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो क्या होगा, 5 से विभाज्य। अब देखो, इकाई का अंक क्या होता है, यही इधर से गिनना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक। तो इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से कट जाएगा। अभी हमको काट के देखना नहीं कि 4 ऑप्शन है तो हम इसको पहले 5 से भाग करें, फिर इसको 5 से भाग करें, फिर इसको 5 से भाग करें, फिर इसको 5 से भाग करें, जो भाग हो जा रहा है वही 5 से विभाजित, ऐसा नहीं है, नियम होता है। तो 0 हो या 5 हो, क्या इसके पीछे 0 है, नहीं है। इकाई का अंक 0 है, नहीं है। इकाई का अंक 0 है, नहीं है। इकाई का अंक 0 है, नहीं है, नहीं कटेगा। इकाई का अंक 5 है, नहीं है। इकाई का अंक 5 है, नहीं है। इकाई का अंक 5 है, नहीं है। इकाई का अंक 5 है, कट जाएगा। या 0 हो या 5, जरूरी नहीं 0 5, या 0 हो या 5 हो, तो किससे कट जाएगा, वो 5 से कटेगा ही कटेगा। आपको विश्वास ना हो तो काट के जरा देख लो। देखो, भाग करो 37 75 5 से, 5 7 35, 7 में 5 गया तो 5 25, 7 में 5 गया तो 5 25, कट जाएगा। इसके अलावा बाकी और कोई आप चाहे डिवाइड करके देख लेना, इन चीजों में और कोई नहीं कटेगा। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो 5 से कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर ये जो 4 है, यही हमारा क्या है, ठीक। आई होप समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 15% का भिन्न रूप बताओ। कह रहा है 15% का भिन्न रूप बताओ। आपको पहले से पता है 15% मतलब पता है, कहीं परसेंट जो उठा के 100 कर दो नीचे। भिन्न रूप सबसे छोटा से छोटा ले जाया जाता है। 5 से काटो, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से डाले 5 3 15, 5 का पहाड़ा पढ़ो, सो 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0 के 5 दूनी 10 कर गया 0, 5 दूनी 0, यानी इसका जो रूप आ गया भिन्न रूप वो 3/20 आ जाएगा। और 3/20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये तो पहला, ये तो पहला। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 5वां, अब हम करते हैं लघु उत्तरीय, सॉरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक एक लाइन का दो अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। जहां आता है क्वेश्चन नंबर 6। छठवां कह रहा है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। राकेश कोई लड़का है, पेपर दे के आया, 65% अंक पाया है। यदि पूर्णांक 500 का रहा हो,
यदि टोटल नंबर 500 रहा हो तो 65% पाया है ना। जैसे हम लोग पेपर देते हैं कितना परसेंट पाया हो, तो वैसा 70%, 65%, 85%, तो 65% पाया है। टोटल नंबर कितना है 500, तो कितना नंबर पाया कि 65% बना, यही हमसे पूछ रहा है कि कितना नंबर वो पाया। ठीक है, कुल अंक लिख लो कितना है, कुल अंक लिख लो कितना है 500। राकेश को मिले, राकेश को मिला प्रतिशत, पहले राकेश को कितना प्रतिशत मिला है, वो 65% मिला। तो राकेश को मिला अंक मिला अंक। अब एक बात बताओ, 500 में ही तो प्रतिशत 65% मिला है, तो किसका 65% मिला है, 500 का 65%। 500 गुणे 65/500 भाई 500 का 65% निकाल तो कितना आ जाएगा, 25 के 5 कैरी आया 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी उसको कितना अंक मिला है 325 अंक उसका मिला है। 300 कितना मिला है, 325 अंक उसको क्या हुआ है मिला है। अगर किसी को 500 में 365, 500 में 325 अंक अगर उसको मिलते हैं तो उसको कितना प्रतिशत मिलेगा, निकाल लो भैया। कितना मिला 325, कितने में मिला 500 में, 100%। 5 36 50 25 कितना मिल गया भैया 65%। ठीक, और यही हमसे कह रहा था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक, फिर से समझ लो एक बार, टोटल अंक कुल अंक 500 है, 65% पाया, तो किसका 65% पाया, 500 का ही तो 65% पाया है। 500 का 65% निकाल, तो 500 का 65% कितना आएगा 325 आएगा। 325 मतलब 325 नंबर पाया, इसीलिए 65% पाया। ठीक है, सातवां करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को सरल करते हैं सॉल्यूशन। 3x - 5 है और x + 3। आप लोगों को पता है सेम जो वेरिएबल उसको एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। 3x - x, इधर प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है क्या होता है प्लस होता है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। क्यों, 3 इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 3x में 1x जाएगा, 2x बचेगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। यहाँ x के साथ ये गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 8 बटे हो जाएगा। तो 2 कम 2 और 2 चौके 8। x की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू है 4। सरल कर दिया। ठीक, x की वैल्यू कितनी है 4। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। एक ही तरह के इतने क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे ना कि फिर एकदम आसान लगने लगा चीजों को, बस मैं जितना कराता जाओ करते जाओ, जो मैं उसके साथ पेपर देते जाओ। अच्छा एक बात और, मैं पेपर, आप मेरा जब चैनल खोलेंगे तो चैनल के ऊपर बायो में अदर ऑप्शन में जाएंगे, अदर ऑप्शन मतलब अबाउट द चैनल में जाएंगे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर मैं ये पेपर भी डाल देता हूँ, ये जो पेपर है ये पेपर मैं भी डाल देता हूँ, जो मैं अपना मॉडल पेपर बनाता हूँ सेम इसी बेसिस पर, खाली अंक बदला रहता है थोड़ा इधर बहुत, वो पेपर में डाल देता हूँ। तो आप ये पेपर वहां से प्राप्त कर सकते हैं और वो पेपर डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो पेपर अगर उसमें कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो आप जाके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते क्या कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा, उसमें पेपर मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैं एक एक लोग के पास तो पेपर भेज नहीं सकता, संभव है नहीं। ठीक है, तो वो अच्छा ऑप्शन है कि टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आपको
मॉडल पेपर में मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी सेम तरह का जो आप पैटर्न पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लगाने का, जैसे आपको पता चले कि अगर इसी तरह क्वेश्चन आ गए तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 कह रहा है यदि किसी वर्ग की एक भुजा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात। देखो ये मान लो वर्ग ए बी सी, इसकी भुजा हम मान लिए ए बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन ए बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, या भुजा बराबर मान लो दिया है, आपको ऐसे ना समझना। वर्ग का क्षेत्रफल, अब ये कभी आप फार्मूला दोबारा भूले ना, वर्ग का क्षेत्रफल याद रख लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा को ही दो बार बोला। तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा हमको कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसका सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला अगर हम बात करें 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दिया उसका कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तीन फार्मूले हैं, आप लोग याद कर लीजिए जो बहुत काम आएंगे आपके। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और आयो याद कर लेंगे इसको, ये याद कर लीजिए, ये तीन फार्मूले याद होना आपको बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखा है, सॉल्व करो, माना। देखिए हम सिर्फ आपको समझाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, a बराबर x है और b बराबर 5 है, तो a प्लस b का जरा होल स्क्वायर की फार्मूला लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या है भैया, ए की जगह x है, बी की जगह क्या है 5 का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है x, तो x का होल स्क्वायर, बी की जगह क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है x इंटू बी की जगह क्या है 5, तो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी 10, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या आ गया, यही हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस। ठीक है, आप चाहे डायरेक्ट यही बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5 इंटू एक्स आपका आ जाता है, क्योंकि मुझे आपको समझाना तो मैं फार्मूला लगा के दिख रहा। अगला, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, आप पहला वीडियो देखेंगे तो 60 अंश का कोण बनाना मैं आपको बता चुका हूँ, तो मतलब नहीं फिर दोबारा कराएंगे।
बता ही देता हूँ, मतलब फिलहाल मैं बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। 60 अंश का कोण बनाना है। एक लाइन ऐसे खींचो, ए और बी, मान लो आपको ए पे बनाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक प्रकार में कोई भी दूरी ले लो अपने मन से, एक चाप लगाओ, यहाँ पॉइंट रखो, एक चाप यहाँ लगाओ, दूरी बदलनी नहीं चाहिए। प्रकार से मान लो इतनी दूरी ले ली है पेंसिल और प्रकार में, तो यही दूरी अब रखनी है। इस पे रख के एक चाप यहाँ लगाओगे, दूरी चेंज नहीं होगी, प्रकार का पॉइंट यहाँ रखोगे, एक चाप यहाँ लगाओगे, और ऐसे मिलाते हुए लाइन इससे खींच दोगे, जहाँ ये काटेगा जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का ही क्या होगा, बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 13, 39 और 273 का मासा क्या है। देखो दो विधि होती है, टाइम फैक्टराइजेशन मेथड आवाज गुणनखंड द्वारा, और दूसरा होता है कि भाग विधि द्वारा। तो हम भाग विधि से करेंगे, आसान है। सबसे पहले जो दो बड़े नंबर हैं, सबसे पहले जो दो बड़ा नंबर उसको आपस में डिवाइड कर दो। तो 39 और 273 का पहले मासा निकाल लो, कितना हो जाएगा, पहले निकाल लो मासा। 39 और 273 का मासा निकाल लो, कितना हो जाएगा, भाग करो 39 से 273, 3 9 27, 30 9 30 27, 3 8 8 9 72, 3 7 9 7 63, 7 बार में चला जाएगा। 9 7 63 की 3 कैरी आया 6, और 9 3 27, सॉरी 7 3 21, 9 7 या 7 9 63 की 3 कैरी आया 6, 7 3 21 और 6 27। तो यानी इन दोनों का HCF कितना आ गया, 39 आ गया। अब क्या क्या बचा, मासा, उधर 13 बचा था, यहाँ 39, 13 और 39 का मासा निकाल। ठीक है, तो 13 और 39 का निकालोगे तो 13 3 इसका मासा कितना, तो तीनों यानी 13 है जो इसको भी काट दे रहा है, और 39 इसको काट रहा है, इसका मतलब ये इसको भी काट देगा। तो मासा हो जाएगा किसका किसका, 13 39 273, जो एक लास्ट नंबर बचे जो काट दे रहा है वही हमारा क्या होगा, मासा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड किए, 39 आ गया, जो यहाँ है जब तक कट ना जाए तब तक काटना है। फिर जो इसका और इसका निकाले, एक तो 39 आ गया, कुछ और भी आ सकता था, जो आता तो उसका और उसका निकालते। 13 39 का निकाले तो कितना आ गया, 13। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं, 11 हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है साइकिल का, विक्रय मूल्य, जो अंग्रेजी मीडियम से होंगे एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, वो कितना है, रुपए 1800। 1800 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसको हानि हो गया 10%। हानि प्रतिशत कितना है, 10% का उसको क्या हो गया, हानि, हानि कितना हो गया उसको, 10% का उसको हानि हो गया। वो कह रहा है कि क्रय मूल्य भैया बताओ क्या होगा, कितने में खरीदा था, समझो क्वेश्चन। कह रहा है एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर, एक साइकिल था कोई 1800 में बेचा, तो उसको क्या हुआ, 10% की हानि हो गई, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई, यानी साइकिल पर 10% की हानि हो गई, यानी कुछ रुपए का लॉस हो गया। तो बताओ क्रय मूल्य, खरीदा कितना था उसको क्या किया था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, खरीदा कितना था। तो फार्मूला लिख लो आप लोग, क्रय मूल्य बराबर यही लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर यानी सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। अभी फार्मूला याद होना चाहिए हमेशा के लिए, गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि,
विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1800 है, गुणे 100 ऐसे रहना, 100 हो गया। हानि प्रतिशत कितना है भैया 10 है, तो 1800 गुणे 10 अपॉन 10 में 100 में से 10 गया कितना बचा 90। ठीक है, इसको यहाँ पे तो 1800 गुणे 100 2 जीरो और बढ़ जाएगा, बटे हो गया 90। 90 एक 90 दुना 9 दुनी 18 यानी 0, यानी 2000 रुपये उसका क्या था क्रय मूल्य। तो 2000 रुपये उसका क्या था क्रय मूल्य था। 1800 विक्रय मूल्य होगा गुणे 100 किए, 100 पहले से रहेगा, कितना हानि हुआ 10% का हानि, तो 10% लिख दिए, 10 लिख दिया, मतलब यहाँ पर हानि परसेंट ही पूछता है ना, 10 है तो 10 लिख दिए। 1800 गुणे 100 कितना हो जाएगा 18, एक 2 जीरो और बढ़ जाएगा, अरे 1800 पहले से 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और 100 में से 10 गया 90 बचेगा, जीरो जीरो काट दो, यानी 90 से काट दो, 9 दूनी 18, 2000 आ जाएगा, और यही 2000 हमारा क्या हो जाएगा विक्रय सॉरी क्रय मूल्य हो जाएगा खरीदा करने में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कह रहा है ₹500 का 303 वर्ष का 12% आर्थिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन जिसे हम बोलते हैं कितना है ₹500, यानी मूलधन कितना है उसका, मूलधन P, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, कितना रुपए है 500 रुपए है, कितने वर्ष के लिए है, टाइम समय बराबर यानी 3 वर्ष के लिए, और ब्याज कितना मिल रहा है यानी रेट 12% वार्षिक मिल। तो साधारण ब्याज यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज यानी एसआई मूलधन P इंटू आर गुणे कितना रेट है बेटे, मूलधन कितना है 500, आर कितना है 3, टाइम कितना है सॉरी टाइम आर कितना है 12, टाइम रेट परसेंट कितना परसेंट 12 बटे, समझ रहे ना, यही जो 12% हो इसी का बटा 100 यहाँ है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 3 36 गुणे 6 पंचे 30 की जीरो कैरी आया 3, 6 पंचे 30 की जीरो कैरी आया 3, 5 15 15, यानी 180 रुपये उसको ब्याज। ठीक है, 180 रुपये उसको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, 500 रुपये जमा करेगा और 3 साल बाद उसको 180 रुपये क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, 3 साल बाद निकालेगा तो 680 रुपये उसको क्या होगा मिलेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इक्वेशन दिया है हमारे पास x y माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस को हल कीजिए, हल कीजिए करते हैं, सब गुणा अंदर गुणा करते हैं, चलो x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस x इंटू जेड क्या हो जाएगा एक्स जेड प्लस y इंटू जेड क्या हो जाएगा वाई जेड, y इंटू एक्स क्या हो जाएगा वाई एक्स। समझ रहे हो, देखो x से y का गुणा करेंगे x इंटू वाई एक्स वाई, x से z का करेंगे x इंटू जेड एक्स जेड, y से z का करेंगे y इंटू जेड वाई जेड, y से x का करेंगे वाई एक्स हो जाएगा। अब ऐसे z से करो प्लस z इंटू एक्स क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा प्लस z इंटू वाई कितना हो जाएगा जेड वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ
उस जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने प्लस, तो एक्स साथ में कर लो, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई माइनस है, चाहे वाई एक्स लिखें चाहे एक्स वाई लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस कर दो, वाई जेड यहाँ प्लस का है, माइनस का वाई जेड का है, जेड वाई चाहे वाई जेड, फिर माइनस एक्स जेड यहाँ है और प्लस जेड एक्स यहाँ है, जेड एक्स चाहे एक्स जेड, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड कट गया, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कट गया, यानी कितना आ गया हमारा आंसर, आंसर हमारा जीरो, कितना आ गया जीरो। 15 देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक छात्रावास में 50 छात्र के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री, कह रहा है छात्रावास है यानी कोई हॉस्टल है, 50 छात्र तो उनके लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, यदि 30 छात्र और बढ़ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखो पता है भाई, अगर 3 लोग मिलकर 10 रोटी खा रहे हो तो जैसे 3 लोग मिलकर, ऐसा मत समझो जैसे तुम्हारे पास 10 दिन का राशन है, तो कोई भी राशन तुम लोग 3 लोग मिलकर 10 दिन में खत्म कर रहे हो, अब वो पता लगा 5 लोग हो गए तो राशन पक्का, भाई 2 लोग और बढ़ गए तो राशन तो घटेगा ही, भाई 3 लोग मिलकर 10 दिन में खा रहे हो तो इसको 2 लोग और बढ़ गए ज्यादा हो गए तो अब राशन तो घटे, क्योंकि वो भी तो खाएंगे तो राशन जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो यही मतलब है उसका, कह रहा है कि 50 लोग हैं तब तो 40 दिन चलेगा, लेकिन अगर उसमें 30 लड़के और बढ़ जाए यानी 80 लड़के हो जाए तो वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो हमेशा इस क्वेश्चन में इनवर्स प्रपोर्शन का फॉर्मूला तो लगाते, देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब आदमी घटे मतलब आदमी बढ़े दिन घटे, दिन बढ़े आदमी घटे, इस तरह के क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला है हमेशा m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, ये फॉर्मूला है। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पहले आदमी कितने हैं, एक छात्रावास में 50 छात्र के लिए, यानी m1 मतलब 9 के लिए 50 छात्र हैं। ठीक है, 50 छात्र हैं तब कितने दिन चल रहा है, d1 बराबर 40 दिन चल रहा है। ठीक, जब m2 बराबर 50 प्लस 30 छात्र और आ जाएंगे यानी 80 छात्र हो जाएंगे, तब d2 कितना चलेगा, यही से पूछ रहा है। फार्मूला लगा दो, क्या होता है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, m1 कितना है हमारे पास 50 है, तब कितना चल रहा है 40, m2 जब 80 हो जाएंगे तब कितना चलेगा, यही हमको निकालना है। देखो इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, 50 गुणे 40 अपॉन क्या हो जाएगा 80 बराबर d2, 40 एकम 40, 40 दूना 80, 2 अक्कम 2, 2 25, यानी d2 बराबर हमारे पास कितना आ गया, d2 बराबर आ गया हमारे पास 25। यानी जब और लड़के बढ़ जाएंगे, जब पहले लड़के 50 थे तब तो भोजन 40 दिन तक चल रहा था खाना, और जब लड़के 80 हो गए तब ये 25 दिन में ही निपटा के खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, बस ये फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, एक आयताकार गन्ने का क्षेत्र, सॉरी गन्ने नहीं, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो ये आयताकार कोई गत्ता है, इसका क्षेत्रफल बता रहा है कि 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई याद करो। देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 117 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो कह रहा है भैया चौड़ाई याद करो इसकी। अब याद रख लो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आज के बाद कभी मत भूलना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू डी, समझ जाएंगे ना। आयत का क्षेत्रफल हमको दिया कितना है, 117 दिया है तो 117 लिख लो। लंबाई कितनी दी हुई है 13, तो लंबाई की जगह 13। चौड़ाई हमको नहीं पता भाई, निकालना है। इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, दुनिया जानती है, बराबर 13 कम 13, 13 नहीं 117, यानी बी बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। और यही चौड़ाई है, चौड़ाई ही पूछ रहा है हमसे कितना 9 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हमारी आ गई कितनी 9 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो ना। अब पता लग रहा है 17, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखो 17 क्या कह रहा है। कह रहा एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद करो। एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है 270 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताओ, जो ट्रेन है अगर वो जब चलेगी किसी खंभे को पार करने के लिए तो कितनी दूरी तय करेगी। जितनी ट्रेन की लंबाई है भाई, जितनी है उतनी पार, जब खंभे को पार कर लेगी, जैसे मान लो कि ये है, ये मान लो खंभा है, अब यहां से ट्रेन चलना शुरू की और खंभे को जब आके ये पार करेगी तो इसका पीछे वाला पोर्शन यहाँ, तो यहां से और यहां तक में कितनी दूरी चलेगी भाई, जो इसकी लंबाई है वही तो चलेगी, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी तो चलेगी। जैसे वो खंभे को क्रॉस की तो जब यहाँ से यहाँ तक आई तो जितनी ट्रेन की लंबाई थी उतनी दूरी ही तय करके वो आएगी। तो यानी अगर हम डिस्टेंस मान ले कि कितनी दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, उसकी दूरी होगी। यानी दूरी डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 270 मीटर हो जाएगा। इतनी दूरी है, कितने टाइम में ये तय कर लेगी, टाइम समय दिया है कितना, टाइम 9 सेकंड दिया होगा। और हमसे पूछा है कि चाल बताओ, इसकी स्पीड बताओ क्या होगी। अब आज से याद कर लो, चाल बराबर होता है यानी स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी डिस्टेंस डी बटे समय। याद कर लो हमेशा से, दूरी हमारे पास कितनी है 270 मीटर है और समय कितना है 9 सेकंड। काट दो, 9 3 27 0, यानी ये कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन ये हमसे कहा है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो, तो चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, जब भी मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर बहुत दूर होता नहीं, देखो जब भी मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में हमको ज्ञात करना हो तो 18/5 से गुणा कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड में दिया है, यहाँ पर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 5 तो कितना हो जाएगा 18 छक्के 18 छक्का 108, 8 छक 48 के 8 मेरे 4 छक्का 96 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति। यानी अगर ये इसी चाल से चल रही है 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चलेगी अगर ये, तो 270 मीटर खंबे को 9 सेकंड में पार कर देगी। अगर 108 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी तो 200 मीटर खंबे को 1 घंटे में ये पार कर देगी। ठीक है, अरे नहीं यार, अगर कर रही है तो मतलब 270 मीटर खंबे को अगर पार करे 9 सेकंड में तो इसकी चाल यानी 108 किलोमीटर ये प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 108 किलोमीटर ये तय कर लेगी। ना कि भाई यहाँ तो 9 सेकंड में ही पार कर दे रहा तो का 1 घंटा थोड़ी लेगा, नहीं। क्या होगा, अगर 270 मीटर खंबे को ये 9 सेकंड में पार कर रही है तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी 9 सेकंड में पार करेगी, मतलब कि ये 9 सेकंड में 270 मीटर चल रही है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे के मतलब कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी 108 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, गलती से निकल गया मेरे मुझसे।
17, 18। देखो 18/5 से कब गुणा करेंगे, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो, और जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा तो उसी को उल्टा कर देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। देखो एक उद्यान है जिसमें फूल दिया गया है और वही पूछ रहा है कि इसका पिक्टोग्राफ बनाओ, जो रोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फूल संख्या पिक्टोग्राफ। फूल कितना है यहाँ पर 300। अरे सॉरी, कौन कौन से फूल है, पहला फूल कौन सा भैया, गुलाब। गुलाब की संख्या है 300, ठीक। दूसरा फूल है गेंदा, गेंदा की संख्या कितनी है 250। तीसरा फूल है जूही, जूही की संख्या है 100। अगला फूल है डहेलिया, डहेलिया की संख्या है 150। ये क्वेश्चन तो कल वाले में भी यही सेम ही क्वेश्चन, 17 वाले में भी यही सेम क्वेश्चन था क्या? अच्छा, एक काम कीजिएगा, इस 25 तो मैं करवा चुका हूँ यार, शायद ये सेम क्वेश्चन है, पता नहीं। ये 2016 में ये सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। डहेलिया फिर रजनीगंधा, यानी आप लोग इसके भी देखिए कि रिपीट भी होता है पेपर, ठीक। ये कितना रजनीगंधा का 450। गुलाब 300 है। अब हम मान लेंगे, अपने आप मान लो, कोई भी मान लो, माना 50 पौधे बराबर, ठीक है। हम 50 पौधे को एक स्टार से प्रदर्शित करेंगे, तो 300 में कितने 50 होंगे, 6 50 होंगे, यानी 6 स्टार लगेगा। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 250 में कितने स्टार होंगे भैया, 5 हम 25, 5 स्टार होंगे। 1 स्टार, 2, 3, 4, 5 स्टार। 100 में कितने होंगे, 2 स्टार होंगे। 1 स्टार, 2 स्टार। 150 में 3 स्टार होंगे। 50, 50 100 तो 50 150। 450 में कितने होंगे, 5 से काटो, 5 9 45, 9 स्टार होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार, ठीक है। तो कितने स्टार हो जाएंगे, 9 स्टार हो जाएंगे। बस इसमें सिंपल सा यही करना है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये हर पेपर में आता ही आता है। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए 2 नंबर फोकट का मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 2018 का पूरा सेट हो चुका है, 18 के 18 क्वेश्चन, ठीक है। इसी से रिलेटेड जब ये वीडियो मिलेगी आपको, इसी से रिलेटेड आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप उस पर जाइए, पेपर लीजिए, सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब